नमस्कार दोस्तों, एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबी शर्मा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा का अपना महत्व होता है और उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में और केंद्र की विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण से हमने आपके लिए हिंदी भाषा की विशेष कक्षाएँ आज से प्रारंभ की हैं और मेरा विश्वास है कि यहाँ आपको प्रतियोगी परीक्षा संबंधी हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। बिना किसी देरी के हम अपनी आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम हिंदी भाषा के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो किसी भाषा विशेष के बारे में ग्रहण किया गया हमारा ज्ञान अपूर्ण होगा। इसीलिए आज की कक्षा में हम सर्वप्रथम भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा एक माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को बोलकर या कहकर प्रकट करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि जब ये वाचिक ध्वनियाँ शब्दों तथा वाक्यों के समूह में संगठित होकर अर्थपूर्ण ढंग से हमारे मुख से उच्चारित होती हैं तो वही भाषा है। भाषा के 3 मुख्य रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक रूप, नंबर 2 लिखित रूप तथा नंबर 3 सांकेतिक रूप। नंबर 1 मौखिक रूप। भाषा का मौखिक रूप वो है जब हम अपनी बातों को बोलकर या कहकर प्रकट करते हैं। इसका सबसे सिंपल सबसे साधारण उदाहरण आपके सामने है। जैसे कि मैं अभी अपनी बातों को आपके सामने बोलकर प्रकट कर रही हूँ, अपने ज्ञान को आपसे कह रही हूँ, यही भाषा का मौखिक रूप है। भाषा के मौखिक रूप की एक विशेषता है, भाषा का जो मौखिक रूप होता है वही इसका मौलिक रूप होता है, इसका मूल रूप होता है। जब किसी भाषा का उद्भव या विकास होता है तो सबसे पहले वो मौखिक रूप से होता है, उसके बाद आवश्यकता के अनुसार उसका लिखित रूप में विकास होता है। आप किसी छोटे बच्चे को ही देख लीजिए। एक छोटा बच्चा पहले क्या सीखता है? बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। प्रकृति ही हमें बता देती है कि किसी भी चीज़ का विकास किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से हुआ होगा। इसके अतिरिक्त भी जब हम मानव सभ्यता में भाषा के विकास का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य ने पहले भाषा को बोलना सीखा। सबसे पहले उसने शब्दों को बोलना सीखा, फिर वाक्यों को बोलना सीखा। धीरे धीरे भाषा का मौखिक रूप से विकास हुआ। उसके बाद जब उसे आवश्यकता पड़ी विभिन्न व्यापारिक कार्यों में, प्रशासकीय कार्यों में अपने संदेशों को स्थायी करने के लिए उसने भाषा के लिखित रूप का विकास किया। जब हम किसी नई भाषा के उद्भव की बात करते हैं तो किसी नई भाषा का उद्भव कैसे होता है? जब सामान्य बोलचाल की भाषा में भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं, नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं तो कालांतर में एक नई भाषा विकसित हो जाती है। तो पहले विकसित कैसे होती है? पहले उद्भव किस रूप में होता है? मौखिक रूप से। उसके बाद उसको लिखा जाता है, उसका व्याकरण तैयार किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि भाषा का मौखिक रूप ही उसका मौलिक रूप क्यों है, उसका मूल रूप क्यों है। नंबर 2 आता है भाषा का लिखित रूप। जब हमें अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, चाहे वो पत्र व्यवहार के द्वारा हो या फिर हम फ़ोन पर मैसेजेस भेजते हैं उसके द्वारा हो, हम कैसे भेजते हैं? लिखकर भेजते हैं। तो यही भाषा का लिखित रूप होता है। जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को विभिन्न संकेतों और चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं तो वही भाषा का लिखित रूप होता है। भिन्न भिन्न भाषाओं को लिखने का अपना भिन्न भिन्न तरीका होता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश भाषा में हम ध्वनियों को चिन्हों के रूप में परिवर्तित करके लिखते हैं। हमारी हिंदी की ध्वनियाँ हैं ए है, आ है, ई है। तो इन ध्वनियों को हम इन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इंग्लिश में भी हमारी ध्वनियाँ ए, बी, सी, इन ध्वनियों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो
तो हर भाषा को लिखने का अपना अलग अलग तरीका होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर भाषा में ध्वनियों को ही चिन्हों के रूप में परिवर्तित किया जाए। भाषा का लेखन एक रचनात्मक और कलात्मक कार्य है और ये कार्य बहुत ही समय में पूरा होता है, शताब्दियां लग जाती हैं तब जाके किसी भाषा के लिखित रूप का विकास होता है। जैसे यदि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की भाषा की बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेरियन भाषा बोली जाती थी और सुमेरियन भाषा में शब्दों को चिन्हों के रूप में परिवर्तित करके लिखा जाता था। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये शब्द इंग्लिश भाषा में ये 2 अल्फ़ाबेट्स हैं और अब ये एक साथ जुड़ गए हैं तो ये क्या हो गया है, शब्द हो गया है। तो सुमेरियन भाषा में इसी प्रकार के शब्दों को कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता था। इस प्रकार के चिन्हों से सुमेरियन भाषा में शब्दों को, इसी कारण से सुमेरियन भाषा में हजारों की संख्या में शब्द थे, हजारों की संख्या में चिन्ह थे जिनको याद करने के बाद ही कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसी कारण से किसी व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना एक बहुत ही बड़ी बात होती थी। जब हम इन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं तब हमें ज्ञान होता है कि मनुष्य ने किस प्रकार से भाषा का विकास किया है, किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ है। भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। अभी तक की कक्षा से आपको समझ आ ही गया होगा कि लिपि क्या होती है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका है, किसी भाषा को लिखने की प्रणाली होती है। लिपि का विकास भी एकदम से किसी ने सोचा कि किसी भाषा को लिखते हैं, उसकी लिपि का विकास करते हैं और लिपि का विकास हो गया, ऐसा नहीं होता है। लिपि का विकास भी शताब्दियों में होता है। सबसे पहले मनुष्य ने भाषा के शब्द, अपने विचारों में छोटे छोटे शब्दों को लिखना सीखा चित्रों के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे भाषा का लिखित रूप में विकास हुआ, उसकी लिपि तैयार हुई। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश भाषा की लिपि को लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश भाषा की जो लिपि है वो एक अल्फ़ाबेटिकल लिपि है। अल्फ़ाबेटिकल लिपि में हम ध्वनियों को या शब्दों को चिन्हों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वो जो चिन्ह होते हैं उनका बात से या विचार से, उसके अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, बस हम ध्वनियों या शब्दों के लिए कुछ चिन्ह अंकित कर लेते हैं और इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल लिपि का निर्माण होता है। कुछ भाषाओं की लिपि चित्रात्मक होती है। यदि आप उन लिपियों को देखें तो आपको लगेगा कि जैसे ये कुछ चित्र बने हुए हैं। इस प्रकार की लिपि को हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं। भारत के एक पड़ोसी देश की लिपि चित्रात्मक है। आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के किस पड़ोसी देश की लिपि चित्रात्मक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है भाषा का तीसरा रूप। भाषा का तीसरा रूप होता है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप। कई बार हम अपनी बातों को बिना बोले और बिना लिखे सामने वाले को समझा देते हैं। तो हम किस प्रकार से समझाते हैं? संकेतों के द्वारा। ये भाषा का सांकेतिक रूप होता है। विभिन्न बार आपने टीवी पर देखा होगा, जब न्यूज़ चलती रहती है तो उसमें साइड में एक श्रीमान या कोई मोहतरमा उसी न्यूज़ को संकेतों के रूप में व्यक्त करती रहती हैं। ये भाषा का सांकेतिक रूप होता है। हमारे भाषा के तीनों रूप हो गए, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। आगे बढ़ते हैं। कई बार आपने एक शब्द सुना होगा, बोली। विभिन्न विद्यार्थी बोली और भाषा में अंतर नहीं जानते कि बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। आपकी इस समस्या का समाधान भी आज हम कर देते हैं। बोली और भाषा का अंतर। बोली व
बोली और भाषा में दो मुख्य अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर तो आता है उसमें क्षेत्र का अंतर। नंबर 1, क्षेत्र का अंतर। जो हमारी भाषा होती है उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और भाषा की तुलना में हमारी बोली का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है। जैसे हम हिंदी भाषा को ही लें, हिंदी भाषा उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है और हिंदी भाषा के ही अंतर्गत विभिन्न बोलियां छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ही कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली आदि भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी भाषा में हरियाणवी, राजस्थानी, कामाऊनी आदि बोलियां भी आती हैं। तो इस प्रकार हम अब आपके समझ में आ गया किस प्रकार क्षेत्र का अंतर है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और उसके अंतर्गत जो बोलियां हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है। दूसरा मुख्य अंतर बोली और भाषा में होता है व्याकरण व साहित्य का। जो भाषा होती है उसका जो व्याकरण होता है बहुत ही सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित होता है और इसी कारण से किसी भाषा में विभिन्न साहित्यों का निर्माण होता है, जबकि बोली में आपको सुसंगठित सुव्यवस्थित व्याकरण नहीं मिलेगा। बहुत सी बोलियों का तो कोई व्याकरण ही नहीं होता, इसी कारण से आपको उनमें साहित्य का अभाव मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अब बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा में एक सुव्यवस्थित संगठित व्याकरण होता है जबकि बोली में इसका अभाव रहता है। अब हम आज के अपने मुख्य विषय पर आते हैं, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हिंदी भाषा उत्तर भारत की मातृभाषा है और उत्तर भारत की मातृभाषा होने के साथ साथ हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा भी है। संविधान सभा की लंबी चौड़ी बहस के बाद, एक विस्तृत चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसी कारण से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की धारा जो है 343 और 351 राजभाषा यानी हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 343 कहता है कि भारतीय संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास से संबंधित है। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास इस प्रकार से किया जाए कि भारत की भाषिक समरसता बनी रहे। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है और हम एक भाषा के विकास में किसी दूसरी भाषा का जो है हाश नहीं कर सकते। इसी कारण से अनुच्छेद 351 की व्यवस्था की गई और उसमें कहा गया कि हिंदी भाषा का विकास इस प्रकार से किया जाए कि भारत की भाषिक समरसता बनी रहे। यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है, राजभाषा। बहुत से व्यक्ति राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक मानते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फ़र्क नहीं करते। राजभाषा और राष्ट्रभाषा अलग अलग होती है। राजभाषा किसी भी देश की वह भाषा होती है जिसमें उस देश का शासकीय और प्रशासकीय कार्य किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश की वो भाषा होती है जो उस देश का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी भारत की राजभाषा है जिसमें उसका शासकीय और प्रशासकीय कार्य किया जाता है
भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आज के बाद आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक मत कीजिएगा, वो अलग अलग होती है। अब हम हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं कि हिंदी भाषा अपने वर्तमान रूप में कैसे आई। वैदिक काल में भारत में एक भाषा बोली जाती थी, संस्कृत। उत्तर भारत की विभिन्न भाषाएं मराठी, गुजराती, हिंदी आदि सभी का विकास संस्कृत से ही, जन्म संस्कृत से ही हुआ है। उत्तर भारत की सभी भाषाओं का जन्म जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है, और जो हमारी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। संस्कृत भाषा थी तो संस्कृत भाषा में परिवर्तन हुआ, जैसा कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो उससे भाषा भी अछूती नहीं रही। तो संस्कृत में परिवर्तन होते होते वो पाली भाषा में आ गई। पाली भाषा ये 3री और 4थी शताब्दी के लगभग हमारे देश में पाली भाषा बोली जाती थी। जब मौर्यकालीन युग था तब हमारे देश में पाली भाषा बोली जाती थी। फिर परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, उसके बाद यह प्राकृत भाषा में आ गई। जो हमारे जैन साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और जो बौद्ध साहित्य हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर उसके बाद प्राकृत में परिवर्तन हुआ और अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, और अपभ्रंश में परिवर्तन होने के बाद हिंदी भाषा अस्तित्व में आई। अपभ्रंश से हिंदी। आप हिंदी भाषा के शब्दों को अगर किसी भाषा से जोड़कर देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा गहरा संबंध उनका आपको अपभ्रंश भाषा से मिलेगा, लेकिन उनका जो मूल रूप होगा वो आपको संस्कृत से मिलेगा। इसीलिए हिंदी भाषा का जो जन्म है वो संस्कृत से कहा जाता है, जबकि उसका जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा से कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत से। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अपने वर्तमान रूप में जो देवनागरी लिपि है वो हमेशा से इसी रूप में नहीं थी। जिस प्रकार से भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ, उसी प्रकार से लिपि का विकास भी धीरे धीरे हुआ। अपने आरंभिक रूप में देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि के रूप से जानी जाती थी। उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ और उसका विकास हुआ खरोष्ठी लिपि में। जो हमारी पाली भाषा थी वो खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि का सबसे अच्छे उदाहरण जो हैं आपको अशोक के स्तंभ लेख या अशोक के शिलालेख जो हैं वो खरोष्ठी लिपि में पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद अब 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में, 9वीं और 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि अपने वर्तमान रूप में विकसित हुई। अब हिंदी भाषा की लिपि के बारे में भी आपको ज्ञान हो गया। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम हिंदी भाषा के वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए। अगले विषयों की वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त होती रहेंगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पर्यावरण का ध्यान रखें। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे।